लड़की 20 साल तक सेना में रहने के बाद पहली बार अपने घर लौटी। घर पहुंचते ही उसने मुख्य नौकर का कॉलर पकड़ लिया और एक ही मुक्के में उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने जमीन पर पड़ी घर की नियमावली उठाई, उसे हवा में उछाला और अगले ही पल अपना फेंकने वाला चाकू चलाकर नियमावली को दीवार पर टांग दिया। उस दिन के बाद दूसरी चाची ने उसके सामने दोबारा घर के नियमों का नाम लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दूसरी चाची के मन में अब भी गुस्सा था। उसने तुरंत नौकरों को आदेश दिया कि लड़की को सबक सिखाओ। एक नौकर बोला, इसका रंग इतना गोरा क्यों है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरा बोला, इसके हाथों में इतने छाले हैं, लगता है गाँव में खूब मेहनत करवाई गई है। लड़की ने शांत स्वर में कहा, जाओ मेरा बैग लेकर आओ। जैसे ही नौकर ने बैग में हाथ डाला, लड़की ने फुर्ती से स्नान वस्त्र पहन लिया, उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली और तुरंत गोली चला दी। दरवाजे के बाहर खड़ी दूसरी चाची यह सोच रही थी कि अब लड़की की बेइज्जती होगी, लेकिन अगले ही पल दोनों नौकर घबराकर बाहर भागे और चिल्लाने लगे, इसके पास पिस्तौल है। दूसरी चाची को लगा कि लड़की सिर्फ डराने की कोशिश कर रही है। वह खुद कमरे में घुस गई और बोली, सुन, तेरी माँ बचपन में ही मर गई, तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई, आज मैं तेरी माँ की जगह तुझे सबक सिखाऊंगी। ये सुनते ही लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे नहाने के टब में दबा दिया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। उसी समय पिता और सौतेली माँ घर लौट आए। लड़की ने अनमने मन से दूसरी चाची को छोड़ दिया। दूसरी चाची रोते हुए बोली, जल्दी इसे रोको, यह मुझे डुबोकर मारने वाली थी। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, पहले इसने मुझे गालियां दी, कहा कि मुझे किसी ने नहीं पाला और मेरी माँ के बारे में भी अपमानजनक बातें कही, इसीलिए मैंने इसे सबक सिखाया। ये सुनकर पिता ने दूसरी चाची को डांटते हुए कहा, बस करो, वह मेरी बेटी है। सौतेली माँ तुरंत बात संभालते हुए बोली, बेटी घर आकर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने तो अंजलि को तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा था। तभी लड़की को पता चला कि उसके लिए बनाए गए सारे घर के नियम अंजलि ने ही बनवाए थे। सौतेली माँ घबरा गई और बोली, वो सब पुरानी बातें हैं, तुम वापस आ गई, यही सबसे बड़ी खुशी है। लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी माँ तो बहुत पहले मर चुकी है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। उसी समय टीवी पर अचानक एक समाचार चला। हाल ही में अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक सरगना रक्त फीनिक्स एक बार फिर सामने आई है। ये महिला बेहद खतरनाक मानी जाती है। दूसरी चाची को पहली बार शक हुआ। उसे क्या पता था कि उसके सामने खड़ी यही लड़की रक्त फीनिक्स है। सालों पहले माँ की मौत के बाद तीसरी चाची की साजिश में आकर पिता ने उसे गाँव भेज दिया था, लेकिन वहाँ उसका पालन पोषण एक बड़े अपराध सरगना ने किया। उसने बचपन से ही लड़की को युद्ध और मार्शल आर्ट की कठोर ट्रेनिंग दी। 10 वर्षों तक वह कभी नहीं हारी और अंडरवर्ल्ड की सबसे खौफनाक योद्धा रक्त फीनिक्स बन गई। अब वह वापस लौटी थी ताकि अपनी माँ की मौत का सच जान सके, लेकिन पिता को यकीन नहीं था कि उनकी बेटी इतनी शक्तिशाली हो सकती है। उन्होंने कहा, कल से कंपनी में आकर काम करना। पिता के जाते ही तीसरी चाची और उसकी बेटी अंजलि फिर साजिश करने लगी। तीसरी चाची बोली, चिंता मत करो अंजलि, जैसे मैंने उसकी माँ को रास्ते से हटाया और इसे घर से निकलवाया था, वैसे ही इस बार भी इसे बर्बाद कर दूंगी। लड़की मुस्कुराकर बोली, अच्छा है, इस बार 20 साल पुराने सारे हिसाब भी एक साथ चुकता कर दूंगी। अगले दिन मुख्य नौकर उसे कंपनी लेकर गया, लेकिन उसने भी माँ बेटी के कहने पर उसे परेशान करते हुए कहा, तुम सीधे सफाई विभाग में जाकर काम करो। ये सुनते ही लड़की ने अपना फेंकने वाला चाकू निकाला। अगले ही पल चाकू उड़ता हुआ गया और मुख्य नौकर के कपड़ों को दीवार पर टांग दिया। लड़की ने चेतावनी दी, आइंदा मुझसे बात करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करना, वरना अगली बार कपड़े नहीं तुम दीवार पर टंगे मिलोगे। ये कहकर वह सीधे पिता के कार्यालय में पहुंची और बोली, मैं जानना चाहती हूँ सफाई विभाग। सेकंड पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो। ये जहरीला परिवार अपनी बेटी के दिए हुए शौक का जश्न मना रहा होता है। उन्हें पूरा यकीन है अब वो अमीर बनने वाले हैं, लेकिन उनकी ये खुशफहमी कुछ ही पलों में टूट जाती है। दरवाजा जोर से लात मारकर खुलता है। खतरनाक दिखने वाले कर्ज वसूलने वाले अंदर घुस आते हैं और सीधे शौक के मालिक को ढूंढने लगे हैं। उनका सरदार ऐलान करता है, शौक क्रैश हो चुका है और अब तुम पर $5 लाख का कर्ज है। वो तुरंत मांग करता है, अभी के अभी पैसा चुकाओ, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। घटिया भाई तुरंत अपनी ही बहन को फंसा देता है, कहता है ये शौक उसका है, लेकिन ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साफ दिखाता है अब शौक का असली मालिक वही भाई है और इसका मतलब सारे रिस्क, कर्ज और जिम्मेदारी अब उसी की है। वो तुरंत अपनी बहन पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसे फंसाया है। गुस्से में वो उस पर झपटा है, लेकिन कर्ज वसूलने वाले उसे पकड़कर जमीन पर दबा देते हैं। सरदार ठंडी आवाज में कहता है, 5 लाख अभी चुकाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भाई डर के मारे गिड़गिड़ाने लगता है, थोड़ा वक्त मांगता है। घबराकर वो अपनी ही बीवी की तरफ मुड़ता है। घर के कागज दे दो। बिना देर किए वो घर की रजिस्ट्री सौंप देता है कर्ज चुकाने के लिए। प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेकर कर्ज वसूलने वाले आखिरकार चले जाते हैं। उनके जाते ही पूरा परिवार बहन पर टूट पड़ता है, चिल्लाते हुए कि उसी ने उनकी बर्बादी की साजिश रची। उसका बाप जहर उगलता है, तू दिल की काली धोखेबाज लड़की है। भाभी तो और भी नाटक करती है, पड़ोसियों के सामने चिल्लाती है कि बहन ने जानबूझकर खराब स्टॉक ट्रांसफर किया ताकि उन्हें बर्बाद कर सके। भीड़ भी अब उसके खिलाफ हो जाती है, उसे दोष देने लगती है कि उसने अपने ही भाई भाभी का नुकसान किया। भाभी और आग लगाती है, कहती है इसने सिर्फ हमें नहीं अपने बूढ़े माँ बाप को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने चुपके से वो सब रिकॉर्ड किया था जब उन्होंने खुद स्टॉक ट्रांसफर के कागजों पर साइन किए थे। अब वो सबूत सामने आता है। वो रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें साफ सुनाई देता है कि उसने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि स्टॉक में बहुत रिस्क है और कैसे उसका भाई खुद उसके हाथ से कागज छीनकर साइन करता है। वो उन्हें याद दिलाती है, तुम ही लोग रो रो कर मुझसे ये शौक मांग रहे थे। एक पल में सारा खेल पलट जाता है। पड़ोसी अब सच्चाई समझ जाते हैं कि असली विलेन ये परिवार है। उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है उनकी लालच और अपनी ही बेटी को बर्बाद करने की कोशिश के लिए। और तभी वो एक और बड़ा धमाका करती है। वो कहती है कर्ज चुकाने का एक और तरीका है। सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है। वो बताती है उसने सालों पहले अपने माता पिता के लिए एक महंगी प्रॉपर्टी खरीदी थी। अगर उसे बेच दिया जाए तो न सिर्फ कर्ज उतर जाएगा बल्कि भाई के बिजनेस के लिए भी पैसा बच जाएगा। ये सुनते ही भाभी की
आंखों में फिर से लालच चमक उठता है। वो तुरंत पूछती है वो घर कहाँ है, लेकिन माता पिता के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा है। वो तुरंत इनकार कर देते हैं, कोई घर नहीं है। और तभी उसका जाल काम कर जाता है। वो शांत होकर कहती है मैंने तुम्हें 3 लाख दिए थे वो घर खरीदने के लिए, अगर घर नहीं खरीदा तो पैसे गए कहाँ। अब भाई और उसकी बीवी समझ जाते हैं माता पिता ने सच में घर खरीदा था और उनसे छुपाया। वो दोनों उन बुजुर्गों को घेर लेते हैं शिकार की तरह, घबराकर उनसे कागज मांगने लगते हैं। पिता चिल्लाता है कोई घर नहीं है, ये सब बकवास बंद करो। लेकिन इस बार घटिया भाई किसी की नहीं सुनता। वो पागल हो जाता है, पूरा घर तहस नहस करने लगता है, हर कोने में प्रॉपर्टी के कागज ढूंढता है। माँ रोते हुए अपनी बहू से मदद मांगती है, लेकिन वो ठंडे दिल से मना कर देती है और अपना असली चेहरा दिखा देती है। अब माता पिता को एहसास होता है जिन बच्चों को उन्होंने सिर पर चढ़ाया उन्हीं ने उन्हें धोखा दे दिया। जब पूरा घर छानने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, भाई फिर से अपनी बहन पर चिल्लाता है तूने झूठ बोला। वो शांत खड़ी रहती है और ठंडे लहजे में जवाब देती है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अगर तुझे नहीं मिला तो इसका मतलब बस इतना है, तू ढूंढने के लायक भी नहीं है या फिर तू बहुत बेवकूफ है।